अब तक हम लोग नमक का दरोगा में पढ़ चुके हैं कि आरोपी दिन न्यायालय में आ चुके हैं और उनके साथ पूरे वकील, वहाँ के कर्मचारी सब लोग हैं, क्योंकि सारे लोभ में फंसे हुए हैं। यहाँ आकर के वंशीधर अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि जो प्रमाण, जो गवाह उनके साथ थे वो भी लोभ से डवाडोल थे। मतलब वो लोभ के तरफ खींचे, पैसे की तरफ खींचे चले जा रहे थे। आगे देखिए, यहाँ पे बंशीधर को समाज की वास्तविकता का पता चलता है। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। भारी आदमी व्यंग में लिखा है लेखक। यहाँ यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यबाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़कुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठें और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरा अवस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें कुछ शब्द दिया है। स्वजन बांधव, स्वजन मतलब अपने बंधु बांधव से, अपने सगे संबंधियों से आलोपीदीन बाहर आके मिले और सारे लोगों ने जो जो आलोपीदीन के तरफ से गवाही दिया था उन सब पे रुपयों की बरसात की गई। और जब बंशीधर वहाँ से बाहर निकले तो उनके ऊपर वहाँ के सरकारी कर्मचारी व्यंग्यवाणों की वर्षा कर रहे थे, व्यंग कटाक्ष बोल रहे थे, लेकिन उनके जो कटाक्ष थे उनकी गर्व की अग्नि को, उनके अभिमान को और ज़्यादा प्रज्वलित कर रहे थे और ज़्यादा विकसित कर रहे थे, क्योंकि आज बंशीधर को पता चला